जादुई परी की सैंडल। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिणी पुरी गांव में सभी हंसी खुशी से रह रहे थे। वहीं पायल अपने माता पिता के साथ रहती थी। पायल के माता पिता बहुत गरीब थे, जिस कारण दोनों मिलकर मजदूरी का काम किया करते थे और 4 पैसे कमाया करते थे। लेकिन पायल अपनी गरीबी से परेशान नहीं थी, बल्कि वो तो अपनी जिंदगी से ही परेशान थी, क्योंकि उसकी हाइट बहुत छोटी थी, जिसकी वजह से लोग उसे गिट्टी कहकर पुकारते थे। पायल एक बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन उसके गरीब होने की वजह से और उसकी हाइट छोटी होने की वजह से लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाया करते थे, जिस कारण पायल अपनी जिंदगी से परेशान हो चुकी थी। लेकिन एक दिन उसकी माँ उसको समझाती है, लोगों की बातें क्यों सुनती है? तेरी हाइट छोटी है, लेकिन तेरा दिमाग बहुत बड़ा है। बाहर खेल रहे बच्चे तो हमेशा ही तेरा मजाक उड़ाएंगे, तो क्या तू घर से बाहर नहीं निकलेगी? लेकिन माँ, हमेशा मैं ही क्यों? सब लोगों को मेरा ही मजाक क्यों उड़ाना है? मुझे गरीब तो कहती ही है और मुझे नाटी नाटी भी कहती है। कब खुश रहूंगी मैं? मुझे हमेशा ही हर जगह मजाक ही सुनने को मिलता है, कभी भी कोई मेरी इज्जत नहीं करता। चिंता मत कर बेटी, अगर भगवान किसी को कोई चीज कम देता है तो उसकी दूसरी चीज बहुत ज्यादा देता है। इसका मतलब तू अगर हाइट में छोटी है तो तेरा दिमाग बहुत तेज चलता है, और मुझे यकीन है कि तू स्कूल की परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लेकर पास होगी और फिर तुझे सरकार ढेर सारे पैसे देगी। पायल अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत खुश होती है। पायल की माँ उसे जैसे तैसे करके समझा देती है। उसके बाद पायल स्कूल में फिर से जाने लगती है और फिर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। पायल खूब अच्छे से पढ़ाई करके अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लेकर आती है। वहीं क्लास के बच्चे पायल से बहुत जलते हैं, क्योंकि पायल बहुत अच्छे नंबर लाती है और पायल गरीब होने के बाद भी अपनी पढ़ाई को इतने अच्छे से मैनेज करती है। और पायल की खुशी देखकर क्लास के सब बच्चे पायल से जलने लगते हैं। अरे ओ झुग्गी झोपड़ी वाली, बहुत ज्यादा नंबर नहीं लाई है तू, बस फर्स्ट ही तो आई है। मैं सेकंड आई हूँ। तूने मुझे बहुत ज्यादा कंपटीशन तो नहीं दे पाई। अब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, और अपने दांत बंद कर। ज्यादा हंसती हुई दिखेगी तो तेरे दांत तोड़ दूंगी। और फिर क्लास में तो एक फर्स्ट और एक सेकंड ही होता है ना, तो फर्स्ट आ गई। लेकिन अपने आप को ज्यादा मत समझ और अपनी हंसती हुई बत्तीसी बंद कर ले, वरना मैं तेरी बत्तीसी में एक भी दांत नहीं छोड़ूंगी। तुम लोग हमेशा मुझे उल्टा सीधा क्यों कहते रहते हो? तुम्हें मुझसे इतनी जलन क्यों है? कभी तुम मेरी हाइट के पीछे पड़ जाते हो तो कभी मेरी पढ़ाई के पीछे पड़ जाते हो। तुम्हारे इस रवैये से मैं परेशान हो चुकी हूँ। क्या मैं तुम्हारी वजह से पढ़ाई भी बंद कर दूं या फिर मैं स्कूल आना बंद कर दूं? कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं तुम लोगों की शिकायत प्रिंसिपल मैम से कर दूंगी। आई बात समझ? तुम सबने सुना ये क्या कह रही है? इसकी हिम्मत तो देखो, ये हमारी शिकायत प्रिंसिपल मैम से लगाएगी। आओ, इसको मार मार के एक कर देते हैं। क्लास की सभी लड़कियां पायल को बहुत मारती है, मार मार कर उसकी शक्ल बिगाड़ देती है और वो घायल हो जाती है। क्लास में सभी बच्चे पायल से बहुत जलते हैं और चिढ़ते भी हैं। पायल इसी तरह अपनी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई करने लगती है और अगली क्लास में भी इसी तरह नंबर लेकर आती है और स्कूल में टॉप करती है। ऐसे ही कई सालों तक पायल अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाकर पढ़ती है और अच्छे से पूरी 12वीं कंप्लीट कर लेती है और क्लास के बच्चे उससे जलते जलते जल ही जाते हैं। लेकिन कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि वो एक बुद्धिमान लड़की थी, जिसकी बुद्धि को कोई भी नहीं चुरा सकता था। और किसी ने सही ही कहा है, हमारा ज्ञान कभी कोई नहीं चुरा सकता, चाहे बेशक वो हमारी हर चीज चुरा ले। पायल घर जाकर अपनी माँ को अपने 12वीं के नंबर बताती है, जिसे सुनकर पायल की माँ बहुत खुश होती है। देखा ना तूने, मैं तुझे हमेशा से कहती रहती थी कि तुझे कोई चिढ़ाता है तो चिढ़ाने दे, लेकिन तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और एक दिन तुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। और आज देख, वो दिन आ ही गया कि गरीब की बेटी बनी स्कूल की टॉपर। तूने मेरा नाम अपनी मेहनत से रोशन किया है,
मैं बहुत खुश हूँ, तो सोच तेरे पिताजी कितने खुश होंगे, जो रात दिन मजदूरी करके यही सोचते हैं कि कैसे भी करके मेरी बच्ची अच्छे से पढ़ लिख सके। अब तेरी पढ़ाई यहाँ पूरी हो गई और तू अच्छे नंबर भी ले आई, तो मैं चाहती हूँ कि तू कॉलेज की भी पढ़ाई करे। सरकार इतनी सारी चीजें मुफ्त में दे रही है, तो मैं अपनी बच्ची को किसी भी वजह से पीछे क्यों करूँ। जब मेरी बच्ची पढ़ने में इतनी ही होशियार है, तो मैं उसकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने दूंगी। तुझे जितना पढ़ना है तू पढ़। अब तू अपना कॉलेज में दाखिला ले ले और पढ़ लिख कर खूब आगे बढ़। जब तू आगे बढ़ेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी बेटा। मैं चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर एक अफसर बन जा। हाँ माँ, आप सही कहती थी। अच्छा हुआ मैंने आपकी बातें सुनकर पढ़ाई में ध्यान लगाया, ना कि उनकी बातों में। अगर मैं उन नासमझ की बातें सुनती रहती तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। अब मैं कॉलेज करूँगी और भी बहुत सारी पढ़ाई करके मैं आपका नाम रोशन करूँगी। पायल अपने कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और कुछ दिनों बाद कॉलेज शुरू हो जाते हैं। कॉलेज में सभी लड़कियां बहुत बन ठन कर आती है, लेकिन पायल अपनी गरीबी के कारण अपने साधारण कपड़ों में जाती है। पायल को इतना साधारण देखकर कॉलेज की लड़कियां उसका मजाक उड़ाती है और पायल फिर से स्कूल की तरह ही काफी नीचा फील करने लगती है। पायल के कॉलेज में सभी लड़कियां बहुत अच्छे घरों से आती है, लेकिन पायल गरीब घर से होने के कारण अपना खाना अपने साथ लेकर जाती है। वहीं कुछ लड़कियां कैंटीन में खड़े होकर अपना खाना खा रही होती है कि वहां पर पायल को लंच करता देख एक लड़की कहती है, ये बहन जी हमारे कॉलेज में कैसे आ गई और इसे एडमिशन किसने दे दिया। मुझे तो अगर ये अथॉरिटी मिल जाए तो आज ही मैं इसका नाम काट दूं। इसकी वजह से हमारा कॉलेज एक बहनजियों का कॉलेज कहलाएगा। इसकी वजह से हम लोग कितना गिल्टी फील कर रहे हैं और फिर हमारे कॉलेज में इतने अच्छे लड़के हैं, इस बहनजी की वजह से अनकंफर्टेबल फील करेंगे। क्यों ना हमें इसको यहाँ से निकाल देना चाहिए। और इसको देखो तो सही, अपना डब्बा लेकर आई है खाने का और मजे से खा भी रही है। पायल हमेशा से उल्टा सीधा सुनती आई और उसकी हाइट छोटी होने की वजह से लोग उसे और ज्यादा दबाने की कोशिश करने लगे। पायल उन लोगों की बात सुनकर जोर जोर से रोने लगती है और कॉलेज से रोते हुए घर की तरफ जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक घायल हिरण मिलती है। उस घायल हिरण को देखकर वो रह नहीं पाती और वो उस हिरण को अपने घर ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। खूब अच्छे से उसकी देखभाल करने के बाद कुछ ही दिनों बाद हिरण अच्छे से चलने लगती है। फिर पायल उसको वापस उस जंगल में छोड़ने के लिए जा रही होती है कि तभी वो हिरण उसे रास्ते में कहती है, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई हूँ क्योंकि तुमने मेरी चोट ही नहीं बल्कि मेरा दिल भी खुश कर दिया है। और मैं एक घायल हिरण नहीं बल्कि मैं एक जादुई परी हूँ। मैं तुम्हारी हर परेशानी समझ चुकी हूँ। कितने दिन में तुम्हारे घर पर रही, मैं तुम्हारे हर दुख को, हर कठिनाइयों को, हर परेशानियों को अच्छे से समझ चुकी हूँ कि तुम्हारी छोटी हाइट होने की वजह से तुम्हें कितना सब कुछ सहना पड़ रहा है और तुम गरीब होने के बावजूद मुझे अपने घर लेकर आई और मेरी देखरेख की। ये लो, मैं तुम्हें जादुई सैंडल देती हूँ। इन जादुई सैंडल को पहनकर जब तुम चलोगी और तुम अपने मन में कुछ सोचोगी तो वो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। तुम जब भी कुछ मांगना चाहो तो इस जादुई सैंडल को पहनकर घूमकर इनसे मांग लेना, ये तुम्हें हर चीज दे देगा। हिरण की ये सारी बातें सुनकर पायल हैरान हो जाती है कि हिरण बोल भी सकती है और फिर हिरण को परी में बदलता देखकर पायल और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद परी की दी हुई सैंडल पायल पहन लेती है और चलते चलते उससे कहती है, हे जादुई सैंडल, सबसे पहले तो मेरी हाइट बना दो और मेरे घर की गरीबी मिटा दो। जैसे ही पायल उस जादुई सैंडल से ये सब कहती है, तुरंत पायल की हाइट काफी बढ़ जाती है और उसकी घर की गरीबी खत्म हो जाती है और उसका एक छोटा सा घर एक बड़े घर में बदल जाता है, जिसे देखकर पायल के घर वाले बहुत खुश होते हैं और पायल अपनी माँ और पिता दोनों को सब कुछ बताती है। अपनी बच्ची की बातें सुनकर उसके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। फिर ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। पायल को जो भी चाहिए होता वो अपनी जादुई सैंडल से कह देती
और फिर घूमते फिरते उसकी हर एक इच्छा पूरी हो जाती है। इस तरह पायल की जिंदगी आसान हो जाती है। पायल के पास अब सारी चीजें होती है और अब वो बहुत खुश होती है। परी वाली जादुई ड्रेस। ये कहानी ढोलकपुर गांव की है, जहां पर लोग हंसी खुशी से रहते थे और अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। गांव के खाली मैदानों में सारे बच्चे मिलजुल कर खेला करते थे। उसी गांव में हर साल मेला लगा करता था, जहां पर बहुत भीड़ लग जाया करती थी। मेले में तरह तरह के बाजार लगा करते थे और नई नई प्रतियोगिताएं होती रहती थी। मेले का दिन नजदीक आ रहा था, तभी एक दिन गांव में घोषणा की जाती है। सुनो सुनो सुनो, इस बार हमने कुछ नया सोचा है। मेले में एक फैशन कंपटीशन रखा जाएगा। जो भी इस फैशन कंपटीशन में जीतेगा उसे साल भर का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। सभी लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। फैंसी ड्रेस कंपटीशन, ये क्या होता है? तुझे इतना भी नहीं पता कि फैशन कंपटीशन क्या होता है? फैशन कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले अलग अलग तरह की पोशाक पहनते हैं। अरे बुद्धू, इसमें सभी लोग तरह तरह का भेष बदलते हैं। मैं तो राजकुमारी का भेष बनाऊंगी। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं भी राजकुमारी ही बनूंगी। तुम बताओ रेखा, तुम क्या बनोगी? अरे तुम इससे क्यों पूछ रही हो? तुम तो जानती ही हो ये कितनी गरीब है। इसके पास रोजाना पहनने के लिए तो कपड़े नहीं है। ये फैशन प्रतियोगिता में क्या ही पहनेगी? हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। ऐसा बोलकर सभी लड़कियां उसका मजाक बनाने लगती है। रेखा अपनी हालत को देखने लगती है और उस पे बहुत अफसोस करती है, परंतु वो सारी बातें छोड़कर इनाम के बारे में सोचने लगती है। अगर मैं इस कंपटीशन को जीत गई तो मेरे घर में पूरे साल भर का राशन हो जाएगा और माँ को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मेरे पास तो पहनने के लिए कोई भी सुंदर सी ड्रेस नहीं है। मुझे कुछ न कुछ करना होगा। रेखा अपने घर जाती है। रेखा के घर पर उसकी माँ विमला एक विधवा औरत थी। रेखा के पिता 5 वर्ष पहले गुजर गए थे। तभी से रेखा की माँ सिलाई करके रेखा और अपना खर्चा चलाया करती थी। विमला को सिलाई का काम आता था, इसलिए गांव के लोग उससे अपने कपड़े सिलवाया करते थे, जिससे विमला अपना और अपनी बेटी का पेट पाल लिया करती थी। विमला के घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। तभी थोड़ी देर में रेखा घर वापस आ जाती है और अपनी माँ विमला से कहती है, माँ आपको पता है इस बार हमारे गांव में फैशन कंपटीशन की प्रतियोगिता होने जा रही है। माँ मुझे भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। रेखा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो ना कि हम किस हालत से गुजर रहे हैं। हमारे पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ही बड़ी मुश्किल से जुट पाती है और इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ माँ, मैं ये सब बहुत अच्छे से जानती हूँ, परंतु आपको पता है फैशन कंपटीशन में जीतने वाले प्रतियोगिता को साल भर का राशन मुफ्त में मिलेगा। यही सब सोचकर मैंने सोचा है कि मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगी। माँ, अगर मैं जीत गई तो पूरे साल भर का राशन हमें मिल जाएगा। माँ, आपको तो सिलाई भी करनी आती है, मेरे लिए कोई अच्छी सी ड्रेस बना दीजिए ना। बेटी, मुझे कपड़े सिलने आते हैं, परंतु जानती है ना ड्रेस सिलने के लिए कपड़ा चाहिए होता है, जिसे लेने के लिए हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है बेटा। माँ, आपके पास साड़ियाँ रखी हुई है ना, आप उसी साड़ी में से मेरी ड्रेस बना दीजिए। मेरे पास तो बस सफेद साड़ियाँ ही है, उस साड़ियों से कुछ सिलना हो तो मुझे बता सकती हो बेटी। रेखा सोचने लगती है कि वो सफेद साड़ी से क्या बनवा सकती है। तभी उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा सा आइडिया आता है। माँ, आप मेरे लिए एक परी जैसी ड्रेस सिल दीजिए। परियां तो सफेद ही ड्रेस पहनती है ना? हाँ बेटी, लेकिन परियों की सफेद ड्रेस पर चमकदार मोती लगे होते हैं, जिनसे उनकी ड्रेस चमकती है और उनकी ड्रेस में बहुत सारी सजावट भी होती है, जैसे फूल, मोती, चमकीली। ये सब हम कहाँ से लेकर आएंगे? माँ, इसकी चिंता आप मत करिए, बस मेरे लिए ड्रेस बनाना शुरू कर दीजिए। ड्रेस को सजाने के लिए मैं कुछ न कुछ जरूर कर लूंगी। ठीक है। इसके बाद रेखा ड्रेस की सजावट के लिए सोचते सोचते जंगल की ओर निकल जाती है। रेखा को शुरू से ही जंगल जाने की आदत थी।
वो जंगल में पेड़ पौधे पशु पक्षियों से बातें किया करती थी। रेखा जंगल में तितलियों और पशुओं के साथ खेला करती थी। ऐसे ही रेखा तितलियों के साथ खेलते खेलते जंगल के कोने में पहुंच जाती है, जहां पर वो देखती है कि सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। ये देखकर रेखा की आंखें चमक जाती है। वाह, ये फूल कितने सुंदर है। काश मैं इन्हें अपनी ड्रेस पर लगा पाती तो मेरी ड्रेस बहुत सुंदर लगती। रेखा की आवाज जादुई पेड़ सुन रहा होता है। तभी वो कहता है, बिल्कुल लगा सकती हो, तुम इन फूलों को अपनी ड्रेस पर लगा लो। ये कौन बोल रहा है? यह मैं बोल रहा हूँ, यहाँ देखो। रेखा को अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सपना देख रही है। यह सच में एक पेड़ बोल रहा है। वो पेड़ असल में बोल ही रहा था और पेड़ के आँख, नाक और मुंह भी थे। अरे ये कैसे हो सकता है? एक पेड़ बोल कैसे सकता है? इस पेड़ के तो आँख, नाक और मुंह भी है। हो सकता है क्योंकि तुम इस वक्त एक जादुई पेड़ से बात कर रही हो। रेखा, मैं जानता हूँ कि तुम फैशन कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हो और उस फैशन कंपटीशन में तुम परी का रोल करना चाहती हो ताकि तुम यह प्रतियोगिता जीत सको और अपनी माँ की मदद कर सको। ये क्या बात है? तुम बोल सकते हो, मतलब तुम एक जादुई पेड़ हो। मैं सही समझ रही हूँ ना? तो क्या तुम अपने जादू से मुझे परी वाली ड्रेस दे सकते हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, परंतु तुम इस बगीचे में जितने भी फूल लगे हैं उन फूलों को अपनी ड्रेस पर लगा सकती हो। परंतु ये कैसे संभव है? फूल तो मुरझा जाएंगे। तुम चिंता मत करो, यह फूल जादुई फूल है, यह कभी नहीं मुरझाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद रेखा बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल तोड़ लेती है। शुक्रिया बोलने वाले पेड़, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी सहायता की। इसमें शुक्रिया जैसी कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा जो मैंने तुम्हारी सहायता की। रेखा सारे फूल लेकर अपने घर जाने लगती है। बेटी, तुम आ गई। देखो, मैंने तुम्हारी ड्रेस तैयार कर दी। माँ, और मैं इस ड्रेस को सजाने के लिए सामान ले आई हूँ। सामान? कौन सा सामान? माँ, जंगल से ये फूल तोड़कर लेकर आई हूँ। इन फूलों को मेरी ड्रेस पर लगा दो। परंतु फूल तो मुरझा जाएंगे बेटी। नहीं माँ, ये कभी नहीं मुरझाएंगे। ये जादुई फूल है, इन्हें कभी कुछ नहीं होगा। रेखा फूलों को अपने ड्रेस पर लगा लेती है और देखते ही देखते रेखा की ड्रेस बहुत ही सुंदर लगने लगती है। वो फूल रेखा की ड्रेस पर चमक रहे होते हैं। रंग बिरंगे फूलों से ड्रेस बहुत सुंदर लग रही थी। वाह बेटी, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। परंतु माँ, परी के तो पंख भी होते हैं, मेरे पास तो पंख नहीं है। विमला अपनी अलमारी खोलती है और उसमें से अपनी बेटी को एक छड़ी निकाल कर देती है। विमला ने वो पहले से ही तैयार कर दी थी। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। स्टेज पर सभी बच्चे तरह तरह की पोशाक पहनकर आए हुए थे। कोई रानी बनकर आई थी तो कोई राजकुमारी, कोई जादूगरनी तो कोई पंडित। सभी बच्चों ने फैशन कंपटीशन की तैयारी बहुत अच्छे से की। जैसे ही रेखा स्टेज पर जाती है, रेखा को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उनकी नजर रेखा की ड्रेस से हट ही नहीं रही होती। सभी बच्चे एक एक करके अपनी ड्रेस दिखाने लगते हैं। सभी की ड्रेस को देखकर जजेस नंबर देने लगते हैं। रेखा की बारी आते ही रेखा की एक सहेली उसे धक्का दे देती है। रेखा गिरने ही वाली होती है कि तभी अचानक एक परी आकर रेखा को बचा लेती है। रेखा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने दूसरों के साथ हमेशा अच्छा किया है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बुरा कैसे होने दे सकती हूँ। परी रेखा को सही सलामत स्टेज पर खड़ा कर देती है। रेखा, तुम्हें बचाते वक्त मैंने सभी को स्टैचू बना दिया था। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, अपना ध्यान रखना। परी सब कुछ ठीक करके वहाँ से वापस चली जाती है। जजेस को रेखा की ड्रेस बहुत पसंद आती है और वो रेखा को विजेता घोषित कर देती हैं। रेखा को साल भर का राशन मुफ्त में दिया जाता है। इस तरह रेखा अपनी माँ की सहायता करती है और हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।